Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग एनईडी 2025 एडमिशंस। काफी सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, सर एनईडी के 2025 के एडमिशंस कब होंगे? सर एनईडी के 2025 में एडमिशंस हमारे इंटर के पेपर से पहले होंगे या बाद में होंगे? अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आ रहा था, सर तैयारी कैसे करें, अभी तो रमजान आने वाले हैं, उसके बाद सर वो इंटर के एग्जाम्स आ जाएंगे, तो सर सिर्फ पास पेपर्स कवर करने टाइम बहुत शॉर्ट है। पहली बात तो ये कि मैं समझने से कासिर हूं, टाइम कैसे शॉर्ट है भाई? अभी आपके पास 28 फरवरी है, आपका रमजान मुबारक इंशाअल्लाह ताला कल से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई आपके पास टाइम तो अवेलेबल है। तो अक्सर बच्चों के जहनों में क्वेश्चन ये भी है कि सर टेस्ट की डेट क्या होगी। अच्छा, दूसरे बच्चों के जहनों में जो एक क्वेश्चन एक आ रहा था कि सर एनईडी के एग्जाम कितनी दफा होंगे, अगर मैं पहला राउंड नहीं देता तो क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या इंप्लीकेशंस होती हैं। तो देखो मैं इन तमाम बातों को आपको आंसर कर देता हूं कि सबसे पहले नंबर के ऊपर भाई एनईडी 2025 एडमिशंस के हवाले से मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो डिजाइन कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल होगा, उसको लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें मैंने तमाम चीजों को, तमाम सेक्शंस को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन को और 2024 की मेरिट लिस्ट को एंड सो ऑन। मैं यहां पे भी वो तमाम बातें गो थ्रू करवा दूंगा, मगर अगेन डिटेल के अंदर तमाम पॉलिसीज को मैंने उस वीडियो में डिफाइन किया था। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात करूंगा, भाई एनईडी के अंदर कंपटीशन क्यों इंक्रीज होता है। अक्सर बच्चों के जो क्वेश्चन आता है ना, सर वो लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हमारा वो तो बहुत खराब आया, तो सर क्या एनईडी में इस दफा मेरिट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, क्या होगा? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, एनईडी जो है ना बेटा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार होती है, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में शुमार होती है। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास फास भी आ जाएगी, जीआईके भी आ जाएगी, आईबी भी आ जाएगी, नस्ट भी आ जाएगी, मगर अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूं तो एनईडी का एलुमनाई नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। एलुमनाई नेटवर्क किसे कहते हैं? कल को अगर आप कभी लिंक्डइन को सर्च करो, लिंक्डइन के ऊपर, तो भाई दुनिया की हर बड़ी फर्म के अंदर आपको एनईडी का ग्रेजुएट मिलेगा, हर बड़ी फर्म के अंदर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया की कोई ऐसी कंपनी मौजूद हो जो ग्लोबली लोगों को एम्प्लॉय करती है और वहां पे एनईडी का एलुमनाई ना बैठा हो। एनईडी का ये मुकाम है क्योंकि 123 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान में। किसी यूनिवर्सिटी का अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई स्ट्रक्चर है, वो एनईडी यूनिवर्सिटी का है। आप किसी भी फेसबुक की ग्रुप पे जाके लिखिए एनईडी एलुमनाई एसोसिएशन, आपको दुनिया की हर मुल्क के एनईडी एलुमनाई एसोसिएशन मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया की मिलेगी, न्यूजीलैंड की मिलेगी, अमेरिका में बेतहाशा, ह्यूस्टन के अंदर है, न्यूयॉर्क की अलग थी, वॉशिंगटन की अलग है। आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग, मैंने खुद अपना मास्टर्स अमेरिका से किया। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आपको हर बड़ी फर्म के अंदर एनईडी का ग्रेजुएट मिलेगा, जिन्होंने एमबीए करने के बाद या डायरेक्टली अपना पर्टिकुलरली किसी न किसी फील्ड के अंदर वो बैठे हुए हैं। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि बेटा देखो एनईडी के अंदर चूंकि एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, दैट्स द रीजन कि हर साल बेतहाशा बच्चा एनईडी में अप्लाई करता है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं, कराची शहर के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, अगर नस्ट कराची का कैंपस जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है या फास्ट कराची कैंपस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है, तो फास्ट कराची कैंपस 2 लाख रुपए के अंदर एक सेमेस्टर की उसकी फीस है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और वही सेम डिग्री, वही सेम कोर्सेज, वही सेम फैकल्टी, वही सेम किस्म की आपकी फैसिलिटीज एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 40,000 रुपए में पड़ती है। तो इतना बड़ा मार्जिन आ जाता है। इसीलिए एक जो मिडिल क्लास बच्चा होता है उसका ख्वाब होता है एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन लेवल हमेशा ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप एक बेसिक सी रिसर्च कर लीजिए ना कि भाई आप खुद देखिए कराची शहर के अंदर पिछले 50 सालों में कितनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज बनी है, तो भाई आपको आंसर मिलेगा 0। पाकिस्तान के अंदर कितनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज नहीं बनी है? कोई भी नहीं बनी, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। खैर वो एक अलग डिबेट है, मगर कहने का मकसद क्या है कि भाई आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज मौजूद ही नहीं है। हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा होता है। हमारा मुल्क जो है शराए खवानदगी के अंदर हर साल माशाल्लाह से इजाफा ही कर रहा होता है, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर हर साल हजारों नए बच्चे आते हैं, इनफैक्ट हर दिन के हिसाब से नई लौट आ रही होती है। तो जो इंटर का बच्चा होता है, ए लेवल्स का बच्चा होता है, हर साल उसकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है हर साल, मगर आपके पास जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलो मान लिया प्राइवेट सेक्टर के कैंपसेस बन रहे हैं, जैसे फास्ट का मुल्तान कैंपस भी बन गया, फास्ट का पेशावर कैंपस भी है, कराची भी है, इस्लामाबाद भी है, फैसलाबाद भी है, सो ऑन। मगर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज नहीं फॉर्म हो रही। जब नहीं फॉर्म हो रही तो जाहिर सी बात है, और अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो वो बच्चे जिनके जहनों में गलत कॉन्सेप्ट मौजूद है ना, सर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब आया था, सर हमें तो इस बार 70 के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाएगी। बेटा आप जो है ना बेसिक डेलुलू के अंदर रह रहे हो, सही है, आप बेसिक डेल्यूजन के अंदर रह रहे हो और आपके जहन में गलत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई कि एनईडी के अंदर शायद आपको इतनी आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला भाई, मेहनत करोगे तो एडमिशन मिलेगा, ये चीज जहन में रखिएगा। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप मुझे अपना टीचर समझते हो, अपना बड़ा भाई समझते हो, अपना एक उस्ताद समझते हो,
तो मैं आपको बार बार एक चीज के हवाले से गाइड करूंगा कि खुदारा खुदारा अभी भी टाइम है, पढ़ाई कर लो। आज 28 फरवरी है। एनईडी का जो पहला टेस्ट होगा वो मई के अंदर होगा, ये चीज जहन में रखिएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि सर एनईडी की एक्सपेक्टेड टेस्ट की डेट क्या है। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी के होते हैं साल में 2 दफा टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चों के जहनों में कंफ्यूजन होती है, सर 2 टेस्ट देने के पीछे लॉजिक क्या है, सर 2 दफा पैसे क्यों भरे हम लोग। मैं आपको उसके पीछे रीजन बताता हूं। मैंने जो पिछली बात करी ना वो इसी से लिंक कर रही है कि देखो एनईडी के अंदर मेजॉरिटी सीट्स होती है सिंध बोर्ड के बच्चे की, जो कराची बोर्ड का बच्चा, जो कराची का डोमिसाइल होल्डर है। जो देखो बेटा एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं वो कराची के बच्चे की होती हैं, क्योंकि एनईडी कराची के बच्चों के लिए मेन यूनिवर्सिटी है। रिमेंबर दिस थिंग, जैसे सिंध के अंदर एक और अच्छी यूनिवर्सिटी है मेहरान, मेहरान के अंदर कराची बोर्ड के बच्चे की सीट्स नहीं होती हैं। अब आप इसको तासुब पसंदी बोलें या आप इसको बोलेंगे सर ये तो क्या मजाक है, मैं हैदराबाद बोर्ड से बिलोंग करता हूं, मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ 1 सीट है, ये तो कोई तरीके कार नहीं होता। मैं आपके बिल्कुल आपकी जज्बात समझता हूं, बट बेटा मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सही है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी रखी हुई है, आपके मुल्क का अलमिया है। तो भाई एनईडी के अंदर जो मेजॉरिटी सीट्स होती हैं वो कराची बोर्ड के बच्चे की हैं। इसके अंदर जो ए लेवल्स के बच्चे हैं कराची के, जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, जो आखान बोर्ड के, और स्पेसिफिकली जो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के स्टूडेंट्स हैं, इनकी सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं। आपने अगर ज़ियाउद्दीन बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करा है ना, तो ज़ियाउद्दीन बोर्ड की सीट्स भी कम होंगी। जो इंटर बोर्ड कराची है उसकी सीट सबसे ज्यादा होती है एनईडी के अंदर, ये चीज जहन में रखिएगा। हैदराबाद बोर्ड है, फिर मीरपुर खास है, सक्कर है, लड़काना है। मैंने इन तमाम बोर्ड्स के हवाले से बहुत डिटेल में बातें करी थी। एनईडी 2025 एडमिशन की जो डिटेल वीडियो बनाई थी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद होगा। मगर मैं आपसे 2 बातें कहूंगा कि भाई देखो, जिस तरह मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा सीट्स होती हैं इंटीरियर सिंध के बच्चे की, कराची बोर्ड के बच्चे की सीट्स अवेलेबल नहीं होती कराची डोमिसाइल की, वैसे ही एनईडी के अंदर जो मेजॉरिटी सीट्स है हर डिपार्टमेंट के अंदर कराची के बच्चे की हैं। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि भाई कराची की मेन यूनिवर्सिटी है ना, ऑल्दो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, मगर चूंकि कराची के बच्चों को ज्यादा प्रेफर करती है, सबसे बड़ा शहर है, इसलिए यहां पे मेजॉरिटी सीट्स होती हैं कराची बोर्ड के बच्चों की। मगर दूसरे बोर्ड की सीट्स भी होती हैं, मगर वहां पे कंपटीशन 100 टाइम और इंक्रीज हो जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराची बोर्ड के बच्चे के लिए 84 पे क्लोज हो रही है तो हैदराबाद बोर्ड के लिए वो 88 पे क्लोज होगी। सही है, ये चीज जहन में रखिएगा। तो इसीलिए क्या कह रहा हूं मैं, कंपटीशन हर दफा इंक्रीज होगा। तो ये जो बच्चों के जहनों में होता है ना कि सर ये 2 राउंड्स क्यों दें हम लोग बैठ के, अब ये देखो मैं इस बात को जरा लिंक करता हूं। देखो एनईडी के होते हैं एक साल में 2 राउंड्स। एनईडी का इस दफा 2025 में जो पहला राउंड होगा वो मई के मिड के अंदर होगा, मई के एंड के अंदर होगा। मेरे पास जो मेरी इंटरनल सोर्सेज हैं, सिंस मैंने खुद एनईडी से अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करी, तो एनईडी के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं वो मेरे जाते हैं। मोर देन 1200 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर लास्ट में मेरे गए। तो भाई एनईडी के अंदर सबसे अच्छे जो सोर्सेज होती हैं वो मेरे पास से आ रही होती हैं। तो भाई एनईडी के अंदर इस दफा चूंकि आप लोगों के फर्स्ट ईयर के पेपर, सेकंड ईयर के जो पेपर्स हैं 15 अप्रैल से स्टार्ट हैं, तो एनईडी का जो पहला राउंड है वो आपका 16 मई से ऑनवर्ड कंडक्ट होगा। 16 मई से ऑनवर्ड एनईडी का फर्स्ट राउंड कंडक्ट होगा, क्योंकि 15 अप्रैल से अगर आपके इंटर के पेपर्स हैं तो इंटर के पेपर्स आपके आराम से 20-25 दिन में कंक्लूड हो जाएंगे। तो भैया 15 मई से 16 मई से आपके एनईडी का पहला राउंड होगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि इंटर के एग्जाम्स के बाद एनईडी की तैयारी करूंगा ना, कोई आपका दोस्त अगर ये सोच रहा है, तो उस तक मेरी ये वीडियो पहुंचाइएगा और उसे बताइएगा सर हाशिम ने क्या बोला है कि भाई पेपर के बाद तैयारी करने का कोई टाइम नहीं होगा। और फिर जो एनईडी का राउंड नंबर 2 होगा, डेट विल बी हेल्डिंग इन जुलाई की फर्स्ट वीक के अंदर वो आपका हेल्ड होगा। मोस्ट प्रोबेबली जून के एंड के वीक में भी हो सकता है, मगर अभी तक की जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रही हैं वो ये कंफर्म कर रही हैं कि वो जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर होगा। अच्छा, अब यहां पे 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर चीज ये आती है कि सर ये दोनों राउंड देना क्या जरूरी है, तो बेटा बिल्कुल जरूरी है। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ एनईडी का एक राउंड देता हूं, दूसरा राउंड देने की जरूरत ही क्या है, तो बेटा आपसे बड़ी बेवकूफी दुनिया में और कोई इंसान कर नहीं सकता। उसके पीछे रीजन है कि देखो एनईडी में कंपटीशन है बेतहाशा। अगर आप में से कोई बच्चा है जिसकी तैयारी नहीं भी है ना, वो अगर टेस्ट देता है जाके, तो भाई एटलीस्ट आपको एक्सपोजर मिलेगा कि टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म हुआ, क्या किस तरीके से एनईडी का एनवायरनमेंट था, किस तरीके के क्वेश्चंस है, आपको एटलीस्ट एक गाइडेंस मिलेगी। तो भाई आपके पास अभी भी टाइम है टेस्ट नंबर 1 की तैयारी करने का, भी बहुत टाइम है, अभी कोई टाइम निकला नहीं है आपके हाथों से। तो खुदारा टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करो। आपने राउंड 1 भी देना है, राउंड 2 भी देना है। उसके पीछे रीजन है कि एनईडी के अंदर बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स काउंट होंगे। यानी कि कुछ बच्चों के जहनों में होता है सर अगर राउंड 1 में अच्छे नंबर आ गए तो एडमिशन ऑफर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। एनईडी के दोनों राउंड्स के मार्क्स कंक्लूड किए जाएंगे। यानी कि देखो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं सिराजुल हक की। सिराजुल हक जो है ना बेटा, ये एनईडी 2024 का मेरा टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे ने एनईडी 2024 के राउंड नंबर 1 में 93 का स्कोर किया था। अगर ये चाहता तो आराम से बैठ जाता, ये बोलता कि भाई 93 नंबर आ गए और क्या ही चाहिए, 93 नंबर आ गए। मगर भाई एनईडी में जो बच्चा टॉप पोजीशन लेगा
उसको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप, सही है ना। तो इस बच्चे ने राउंड नंबर 2 भी दिया और इस बच्चे ने राउंड नंबर 2 में 96 मार्क्स स्कोर करे। तो याद रखिएगा जो आपका बेस्ट ऑफ 2 स्कोर होगा ना वो काउंट किया जाएगा, बेस्ट ऑफ 2 स्कोर आपका एनईडी के अंदर काउंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने राउंड नंबर 1 में 82 मार्क्स स्कोर कर लिए, अब वो अगर किसी नालायक टीचर से पढ़ रहा है, किसी नालायक कोचिंग से पढ़ रहा है, तो वो तो हो सकता है चिल कर रहा हो बैठ के कि 82 नंबर आ गए मैं तो अब चिल करूंगा बैठ के। अरे भाई हो सकता है तुम्हारे साथ का वो बच्चा जिसपे तुम हंस रहे हो कि उसने राउंड नंबर 1 में 60s में नंबर लिए, 70s में नंबर लिए, और वो बच्चा राउंड नंबर 2 के अंदर 90s में मार्क्स स्कोर कर ले, तो भैया वो ऊपर चला जाएगा आपके मुकाबले में, आपका कोई मोल नहीं रहेगा, आपकी कोई वहां पे वर्थ नहीं रहेगी। इसीलिए आपको दोनों राउंड्स को देना है, आपको अपने दोनों चांसेस को वहां पे अवेल करना है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि एक राउंड दे देंगे, नहीं, एक राउंड नहीं देना। अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन हो, आपका 100% एडमिशन हो, तो आपने दोनों राउंड्स में देना है, क्योंकि भाई दोनों राउंड में से जिस राउंड में भी आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे आपके वो मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो इसका ध्यान में रखिएगा। तो एनईडी का राउंड नंबर 1 होगा मई के मिड से लेके मई के एंड में, यानी कि 15 मई से लेके 20 मई के दरमियान में, और राउंड नंबर 2 होगा जुलाई के स्टार्ट में, नहीं तो जून के एंड में, अभी तक की सोर्सेस के मुताबिक। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेरे पास अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर वो हमारी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, सेकंड ईयर की काउंट होगी, कैसे करेंगे? देखो भाई, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, या फिर वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स में मौजूद हैं, जो बच्चे ए लेवल्स में मौजूद हैं, A2 के भी पेपर देंगे या देने वाले हैं, तो बेटा उनका ओ लेवल्स की परसेंटेज काउंट होगी, ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होगी। वाइल वो बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के पेपर में अपीयर होंगे, तो उनके फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। मगर वो बच्चे जिनका सेकंड ईयर इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है या ए लेवल्स कंप्लीट हो चुका है, तो आपको एडमिशन ए लेवल्स की बेसिस पे मिलेगा। आपको एडमिशन आपकी जो इंटर की परसेंटेज है उस पे मिलेगा। ये नहीं कि आप भी बोलो सर फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन चाहिए, नहीं भाई, जिन बच्चों का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है उनको एडमिशन मिलेगा कंप्लीट इंटर की बेसिस पे। और वो बच्चे जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो बेटा आप लोगों को एडमिशन आपकी लास्ट ईयर की परसेंटेज पे मिलेगा। तो भाई क्योंकि आपका इंप्रूवमेंट का रिजल्ट नहीं आया हुआ, जब तक आपकी इंप्रूवमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी लास्ट ईयर की परसेंटेज ही हर जगह पे काउंट होगी। आप इसको नाइंसाफी बोलो, आप इसको नासलूकी बोलो, कुछ भी बोलो, मगर जाहिर सी बात है जब तक इंप्रूवमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा आपको एडमिशन आपकी न्यू परसेंटेज पे मिल नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है भाई, जो भी आपकी पुरानी इंटर का रिजल्ट होगा उसी पे आपको हर जगह पे एडमिशन मिलेगा। अच्छा, वो तमाम बच्चे, एक और क्वेश्चन यहां पर आता है बच्चों का कि सर मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड का हूं या हूं, तो सर क्या मैं एनईडी में सॉफ्टवेयर एडमिशन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। एनईडी के अंदर प्री मेडिकल के बच्चे की सॉफ्टवेयर के अंदर और डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर बिल्कुल फील्ड्स मौजूद हैं। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और आपने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया, तो भाई एक तो देखो बच्चे प्री मेडिकल में दो तरह के बच्चे होते हैं। प्री मेडिकल के अंदर एक बच्चे वो होते हैं जिन्होंने एडिशनल मैथ्स दे दिया, तो भाई वो प्री मेडिकल के नहीं है, वो प्री इंजीनियरिंग में कन्वर्ट हो गए। एडिशनल मैथ्स का मतलब ही होता है कि आपने पहले इंटर से अपना प्री मेडिकल के अंदर इंटर कंप्लीट करा, आपने अपना प्री मेडिकल के अंदर इंटर कंप्लीट करा, और कंप्लीट करने के बाद आप इस साल एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हो, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट दोगे भाई, और आपके जो प्री मेडिकल के मार्क्स होंगे वही काउंट होंगे। मगर बस आपको वो स्लिप वगैरह शो करनी होगी। डीन ऑफ मैकेनिकल यानी कि जो एडमिशन के हेड है हमारे डॉक्टर आमिर इकबाल साहब, उनके पास जाके एप्लीकेशन देनी होगी, और उस एप्लीकेशन में आप स्टेट करोगे कि भाई मैं प्री मेडिकल का बच्चा हूं, तो और मैं अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दिए हैं मैंने, तो एडिशनल मैथ्स का जब रिजल्ट आएगा तो मैं सबमिट करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो मैं प्री इंजीनियरिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका हूं। तो आप प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट दोगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने एडिशनल मैथ्स का एग्जाम इसी साल दे दिया है या दे रहे हैं, तो भाई अब आप प्री इंजीनियरिंग के अंदर काउंट होगे। आपने खाली एडमिशन ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी डीन ऑफ एडमिशन को, जो कि डॉक्टर आमिर इकबाल साहब है, हेड ऑफ एडमिशन कमेटी के अंदर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल साहब होते हैं, उनको दोगे, जो कि एनईडी के प्रो वाइस चांसलर भी हैं, मेरे बड़े बेहतरीन उस्ताद हैं। तो आपने उनको जाके पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन देनी होती है। अदरवाइज वो बच्चे जो सिर्फ प्री मेडिकल के हैं, जरा गौर से बात समझिएगा, जो सिर्फ प्री मेडिकल के हैं और उन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया, ना उन्हें देने का कोई शौक है, तो भाई आपकी भी प्री मेडिकल के बच्चों की एनईडी के अंदर सॉफ्टवेयर में भी सीट्स मौजूद हैं, कंप्यूटर में भी सीट्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी सीट्स मौजूद हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी एनईडी के अंदर प्री मेडिकल के बच्चों की सीट्स मौजूद हैं। आप एनईडी 2025 की डिटेल गाइडेंस वाली वीडियो पे जाइएगा, मैंने वो तमाम की तमाम चीजें बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं, उसको लाजमी तौर पर देखिएगा। मैंने वहां वो तमाम बातें बेटा ऑलरेडी करी हुई हैं,
उस वीडियो को लाजमी तौर पे देखिएगा। तो जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं वो दो तरह के होते हैं, पहले बता रहा हूं। एक वो बच्चे जो एडिशनल मैथ्स दे रहे हैं, जो बच्चे एडिशनल मैथ्स दे रहे हैं तो भाई फिर आप प्री मेडिकल के अब नहीं काउंट हो गए, अब आप प्री इंजीनियरिंग के अंदर आ गए हो। और वो बच्चे जो प्री मेडिकल के हैं, जिन्होंने इंटर के अंदर 11th में बायोलॉजी पढ़ा था, उन्होंने आगे ना तो एडिशनल मैथ्स दिया ना देने का इरादा है, तो कोई मसले की बात नहीं है। आपकी एनईडी के अंदर सीट्स में इजाफा हो चुका है भाई, प्री मेडिकल के बच्चों की एनईडी में अब सीट्स मौजूद हैं। क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि प्री मेडिकल के बच्चे के लिए एनईडी के अंदर तकरीबन 93 सीट्स हैं। अगर आप एडिशनल मैथ्स का एग्जाम नहीं भी दे रहे तब भी 93 सीट्स हैं। अगेन सीट डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डिटेल के अंदर वो चीज समझाई हुई है वहां पे, सही है ना। मगर जो सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो कराची बोर्ड के बच्चे की हैं, फिर ए लेवल्स के बच्चों के लिए, फिर फेडरल बोर्ड के आगा खान के बोर्ड के बच्चों के लिए सीट्स मौजूद होती हैं। अच्छा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर ली। अच्छा, एनईडी के अंदर जितनी भी सीट्स ऑफर होती हैं, याद रखिएगा आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना जरूरी है। एनईडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए दो क्राइटेरिया है। पहले नंबर के ऊपर आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल आप उसके अंदर चिटिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो एनईडी में आपको एडमिशन नहीं मिल सकेगा। चंद एक आध सीट होगी सिर्फ उसकी जिसका पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है उसके लिए, अदरवाइज एनईडी में तमाम की तमाम सीट्स होती हैं सिंध डोमिसाइल होल्डर के लिए। पहले नंबर पे एडमिशन जो आपको मिलता है वो आपके इंटरमीडिएट या आपके ए लेवल्स के बोर्ड के ऊपर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कराची बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपकी सीट सबसे ज्यादा है, सही है। उसके बाद अगर आप लेट सपोज हैदराबाद बोर्ड के हैं तो आपकी कोई 30 से 40 सीट्स हैं। फिर मीरपुर खास बोर्ड के बच्चों की है, फिर सक्कर बोर्ड के बच्चों की है, फिर लड़काना बेनजीराबाद बोर्ड के बच्चों की है। तो रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी के अंदर एडमिशन के दो क्राइटेरियाज हैं। पहले नंबर के ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी यहाँ पे कोटा होता है, तो भाई आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास आपका जो बोर्ड है वो इंटरमीडिएट का बोर्ड बड़ा मैटर करता है। अगर आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड के हैं तो आपकी सीट्स बामुश्किल 8 के 12 के करीब की सीट्स हैं, तो उसमें कंपटीशन और ज्यादा होता है। जितना अच्छा टेस्ट में स्कोर करोगे उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एनईडी में एडमिशन हासिल करने की पॉलिसी बहुत सिंपल है भाई। एनईडी के अंदर अगर आपको एडमिशन हासिल करना है तो याद रखिएगा एनईडी का टेस्ट बहुत मैटर करता है। तो भाई आपने जितनी ज्यादा मेहनत आप टेस्ट पे करोगे उस पे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि देखो, जहां पे 4 सीट्स हैं जिस बोर्ड की, और जिस बोर्ड की 1400 सीट्स हैं, जो कि कराची बोर्ड है, इसकी 1400 के करीब सीट्स हैं, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो कॉमनिटी ये है कि भाई जितना अच्छा आप टेस्ट में स्कोर करोगे उतना अच्छा आपको फील्ड मिलेगी। मैं आपको लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट भी दिखा देता हूं कि भाई लास्ट ईयर की, अगर आप लास्ट 4 इयर्स की मेरिट लिस्ट को देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई ये जो मेरिट लिस्ट आ रही है 2024 के अंदर, जरा गौर से बात समझिएगा। 2024 के अंदर बेटा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी वो 86.86 पे क्लोज हुई थी। 2023 के अंदर भी तकरीबन 86.87 के ऊपर एक क्लोज हो रही थी, सही है। CIS जो एनईडी में कंप्यूटर की फील्ड है वो 83.90 पे क्लोज हुई थी। कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर 84.27 पे क्लोज हुई थी। याद रखिएगा वो दूसरे बोर्ड्स की लिस्ट नहीं है, ये कराची बोर्ड के बच्चों की लिस्ट है। अगर आप सक्खर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद बोर्ड से बिलोंग करते हैं, या लड़काना बोर्ड से बिलोंग करते हैं, या ए लेवल से बिलोंग करते हैं, तो आपका मेरिट क्राइटेरिया 5% खुद ही इजाफा कर लो कि लेट सपोज अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराची बोर्ड के लिए 86 पे क्लोज हुई थी तो सक्खर बोर्ड के लिए वो 89 पे क्लोज हुई है, हैदराबाद बोर्ड के लिए वो 90 पे क्लोज हुई है। आप इसको इस तरीके से खुद से कंसीडर कर लो, क्योंकि मेजॉरिटी सीट्स कराची बोर्ड के बच्चे हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अच्छा, एनईडी के अंदर डेटा साइंस ऑफर होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऑफर होती है, साइबर सिक्योरिटी भी ऑफर होती है, गेमिंग एंड एनिमेशन भी ऑफर होती है। पिछले 2 सालों के अंदर 2023 के अंदर 2022 के अंदर ये एज अ अलग फील्ड ऑफर हो रही थी, मगर अब से एनईडी ने इसको अलग से फील्ड के तौर पे ऑफर नहीं कर रहा। बल्कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि अब से क्या होता है कि वो तमाम बच्चे जो कि डेटा साइंसेस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, गेमिंग एंड एनिमेशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बीसीआईटी में एडमिशन लेते हैं। किसमें एडमिशन लेते हैं? बीसीआईटी के अंदर। ये जो बीसीआईटी की फील्ड है इसमें जो फर्स्ट ईयर होता है इसमें आपको पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, और फिर आपकी जीपीए की बेसिस के ऊपर आप फॉर्म को फिल करते हो। तो अगर आपकी जीपीए अच्छी होगी तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। तो ये बेसिकली सीएस इन एआई होगा, सीएस इन गेमिंग एंड एनिमेशन होगा, सीएस इन साइबर सिक्योरिटी होगा, सीएस इन डेटा साइंसेस होगा। यानी कि पहले एनईडी पिछले 2022 में और 2023 के अंदर ये डिपार्टमेंट्स अलग से ऑफर कर रहा था, डेटा साइंसेस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, साइबर सिक्योरिटी के, गेमिंग एंड एनिमेशन के। अब से एनईडी ने उस चीज को खत्म कर दिया है। अब से एनईडी कहता है कि भाई आप मेरे पास आओगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में, 1 साल आप सीएस को पढ़ोगे यानी कि कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स को पढ़ोगे, उसके बाद आपकी सीजीपीए की बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट करना है। अगर आपकी जीपीए अच्छी होगी तो इन चारों में से जो टॉप का डिपार्टमेंट है, साइबर सिक्योरिटी टॉप पे आजकल, एआई टॉप के ऊपर है,
तो आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपकी जीपीए कम होगी तो आपको डेटा साइंसेस मिल जाएगा या गेमिंग एंड एनिमेशन मिल जाएगा, ऑल्दो वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर अगेन आपकी जीपीए की बेसिस के ऊपर ये 4 डिपार्टमेंट्स आपको अलॉट हो रहे होंगे। सही है, तो इसकी जितनी भी सीट्स थी ना वो बीसीआईटी के अंदर ही मर्ज कर दी गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर कितने पे क्लोज हुई थी? अच्छा, ये लास्ट 4 इयर्स का मेरिट यहाँ पे देख सकते हो कि देखो कितना कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेम चीज ही आ रही है। सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 76.02 पे क्लोज हुई थी, मैकेनिकल कितने पे क्लोज हुई थी, केमिकल इंजीनियरिंग का क्या क्राइटेरिया था, कंप्यूटेशनल फाइनेंस हमारे पास कितने पे क्लोज हो रही है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कितने पे क्लोज हो रही है, सिविल इंजीनियरिंग कितने पे क्लोज हो रही है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कितने पे क्लोज हो रही है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अर्बन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा बहुत जाता है। प्री मेडिकल का बच्चे का ख्वाब होता है कि अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो वो यहाँ पे सीट सिक्योर कर लेता है, तो भाई सीट सिक्योर करने के बाद पैसे भी देने होंगे, अदरवाइज वो सीट किसी और को मिल जाएगी, नॉर्मल सी बात है। ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग हो गई, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल हो गई। इस तरीके से तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे गिवन है कि लास्ट 4 इयर्स के अंदर क्या क्राइटेरिया था। लास्ट 4 इयर्स का मैंने जानबूझ कर आपके सामने लास्ट 4 इयर्स का मेरिट रखा है ताकि आप इस मेरिट की लिस्ट को देख सको कि भाई लास्ट 4 इयर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का मेरिट क्या था, हमारे पास दूसरी फील्ड्स का मेरिट क्या आ रहा था, हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का क्या आ रहा था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का लास्ट 4 इयर्स का मेरिट क्या था, 60, 58, 73, 59.54, 59.34, 63.74। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट साइंसेस बहुत अच्छी फील्ड है भाई, मैं तो हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, जिन बच्चों को शौक नहीं होता ना सीएस वगैरह में जाने का, मैं तो लाजमी तौर पर रिकमेंड करता हूँ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का। सही है ना, मैनेजमेंट साइंसेस का, क्योंकि भाई ये फील्ड एक बहुत अच्छे स्कोप है। एक चीज मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, देखो किसी भी फील्ड का जो स्कोप होता है ना वो उसका मेरिट डिसाइड नहीं करता। आप लोगों के जहनों में गलत कॉन्सेप्ट होता है कि सर ये हाईएस्ट मेरिट वाली जो फील्ड है ना इसके बच्चों को अच्छी जॉब मिलती है, ऐसा नहीं होता बेटा। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों के साथ काम किया, रिमेंबर दिस थिंग, जो जो फील्ड होती है ना वो फील्ड टोटली डिफरेंट चीज होती है भाई। आप किसी भी फील्ड में जाके जब मेहनत करते हो, आप उस चीज को सीखते हो, तो आपको जॉब भी मिलेगी, उस जॉब में पैसा भी मिलेगा। नॉर्मली बच्चों के जहनों में क्या कॉन्सेप्ट होता है, सर वो जॉब इसलिए करनी है, सर वो पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि कल को जो है ना मैं एक अच्छी मुझे वो मिल सके, एक अच्छी जॉब मिल जाए। भाई जॉब आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करोगे उस पर भी आपको मिलेगी, आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक करोगे उस पर भी आपको जॉब मिलेगी। रिमेंबर दिस थिंग, जॉब का ताल्लुक आपकी फील्ड से नहीं होता, जॉब का ताल्लुक आपके इंटरेस्ट से होता है, आपकी स्टडी से होता है, आपकी मेहनत से होता है। जॉब जो है ना हर इंसान को मिलती है। आप मैकेनिकल भी करोगे ना, वो जो एक बच्चे कहते हैं ना सर वो मेरे चचा ने, मामा ने, ताए के बेटे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, उनको जॉब नहीं मिलती, तो बेटा वो इकरा यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने करी होगी, उन्होंने कोई ढंग की काम नहीं करा होगा जिंदगी में कि उनको जॉब नहीं मिलती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई आप जो ढंग से चीज पढ़ोगे उस पर आपको जॉब मिलेगी। रिमेंबर दिस थिंग, मैं बार बार बच्चों को बात बताता हूँ कि भाई किसी भी फील्ड का क्राइटेरिया उसके मेरिट स्कोर पे नहीं होता कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 86 लेट सपोज मेरिट जा रहा है तो उसका मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉप की फील्ड है, ऐसा नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर में जितने सैचुरेशन आ रही है वो क्या बता, मैं आपको बताता हूँ भाई। कल को डीप सिंक आया था, डीप सिंक के बाद अब आ गया ग्रॉक 3 एलन मस्क ने निकाला है। इसके बाद आपके पास अब आ गया जेमिनाई, तो आपके गूगल का पहले से मौजूद था। चैट जीपीटी तो बहुत पहले से था। चैट जीपीटी के अलावा जीरो जीपीटी आ गया इनको काउंटर करने के लिए। एआई आईफोन में भी आ गया, तो एआई का तो जमाना ही बैठा हुआ है। तो भाई जितनी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब तो खत्म हो जाएंगी एक तरीके से, ऐसा तो नहीं होगा भाई। कोई भी जो फील्ड होती है ना वो कभी भी खत्म नहीं होती, याद रखिएगा भाई। जब कैलकुलेटर नहीं आया था ना तो लोगों के जहनों में ये था कि जब कैलकुलेटर आएगा तो पता नहीं मैथमेटिशियन की जॉब खत्म हो जाएगी। क्या मैथमेटिशियन की जॉब खत्म हुई नहीं हुई ना बेटा। तो अगर आपके जहनों में ये कॉन्सेप्ट है ना कि सर वो 86 पे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हो रही है तो 86 इसका मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। अपने इंटरेस्ट को आपने देखना है, आपका इंटरेस्ट जहां पर है आपने उस फील्ड को लेना है। अभी ये बेकार बातें, अगेन मैं अभी कभी भी इन बातों को अभी आपको मना करूंगा इन चीजों पे जाने के लिए। अभी आपका टाइम पढ़ाई करने का है। मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि सर वो एनईडी से कंप्यूटर करना बेहतर है, फास्ट से कंप्यूटर करना बेहतर है। मैं हमेशा ऐसे बच्चों को 2 मशवरे देता हूँ कि बेटा पहले जो है ना खाने की टेबल के ऊपर अगर खाने के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ना तो फिर मजा भी आएगा बात करने में कि कौन सा खाना अच्छा है, कोरमा अच्छा है कि बिरयानी अच्छी है, चाइनीज राइस अच्छा है कि वो तोतोरिया अच्छा है, टोरशिया, क्या चीज अच्छी है, पहले देखना पड़ेगा ना। खाने की टेबल के ऊपर जब खाना मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं देखूंगा। अगर मैं अफलास के हाथों मजबूर हूं, मेरे पास अगर अभी पहनने को कपड़े नहीं है, तो मैं खाने के बारे में कैसे सोच सकता हूं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। तो भाई आपकी मिसाल बिल्कुल उस आदमी की थी जिसके पास पहला काम, जिसको अभी कपड़े अपने गैदर करने हैं, जिसको पहले अपने रिस्क को ढूंढना, जब रिस्क मिल जाएगा तो फिर हम सोचेंगे ना रिस्क पे शिकवा करना। तो भाई अभी आपका टाइम नहीं है कि आप बैठ के सोचो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेहतर है कि कंप्यूटर साइंस बेहतर है कि मैकेनिकल बेहतर है कि इलेक्ट्रिकल बेहतर है। मैं बार बार आपको रिकमेंड करूंगा अभी आपका टाइम सिर्फ तैयारी करने का है। मैंने ये 4 ईयर की मेरिट लिस्ट आपको सिर्फ इसलिए दिखाई है, काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, मगर अभी जो आपका टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम है तैयारी करने का। सो भाई प्लीज अभी आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि कौन सी फील्ड बेहतर है, कौन सी फील्ड बेकार है, कौन सी फील्ड कैसी है। अभी का जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी तैयारी करने का है।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि सर एनईडी की तैयारी कैसे करें, टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। देखो भाई, आप एनईडी का जब टेस्ट देने के लिए बैठोगे, एनईडी के टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, प्री इंजीनियरिंग का मतलब है इफ यू आर फ्रॉम दी केमिस्ट्री बैकग्राउंड, यानी कि अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपके टेस्ट के अंदर बेटा फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी, इररिस्पेक्टिव कि आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो। एनईडी की तमाम फील्ड्स के लिए एक ही टेस्ट होता है, सही है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपके टेस्ट में फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री और इंग्लिश होगी। 4 सब्जेक्ट होंगे, ईच सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ 25 एमसीक्यूज, 100 नंबर का पेपर होगा। आपको जो टाइम गिवन होगा वो 120 मिनट्स का होगा। एनईडी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो, यानी कि आपने इंटर या ए लेवल में कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपके टेस्ट में फिजिक्स होगी, कंप्यूटर होगा, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी, सही है। अगेन 25 एमसीक्यूज फॉर ईच सब्जेक्ट, और टोटल एमसीक्यूज होते हैं 100, टोटल मार्क्स होते हैं 100, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हो, तो आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी और इंग्लिश होगी। अगर आप इंजीनियरिंग की किसी फील्ड के लिए भी अप्लाई कर रहे हो और आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, तो आपके टेस्ट के अंदर बेटा बायोलॉजी का पोर्शन होगा। तो व्हाट वी गाइस ऑफर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लास्ट 7 इयर्स की टॉप पोजीशन है एनईडी के अंदर। एनईडी की 2020 की पोजीशन हो, 21 की हो, 22 की हो, 23 की हो, 24 की हो, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर एनईडी के अंदर मोर देन 50-90 प्लस मार्क्स स्कोरर मेरे पास थे। मोर देन 50-90 प्लस मार्क्स स्कोरर थे राउंड 1 में, राउंड 2 के अंदर। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई मैं अपने बच्चों को स्पेशल प्रिपरेशन ऑफर करता हूं एनईडी के लिए। वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो भाई मैं आपको ऑफर करता हूं एमबीबीएस की तैयारी भी, और साथ साथ प्री मेडिकल के वो तमाम बच्चे जो एनईडी में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट एनईडी की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी। क्योंकि एनईडी के जो टेस्ट के अंदर आपके पास पोर्शन आएगा, बिल्कुल एमबीबीएस की तरह का टेस्ट होता है, एमडी कैट की तरह का, कि जहां पे आपके पास फिजिक्स का पोर्शन भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी और इंग्लिश भी है। तो आप लोगों का एक स्पेशल बैच होता है एमडी कैट प्लस एनईडी की प्रिपरेशन का, कि अगर आप एनईडी में सीएस हासिल करना चाहते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हासिल करना चाहते हो, एनईडी में इलेक्ट्रिकल हासिल करना चाहते हो, जो भी प्री मेडिकल का बच्चा है उसके लिए ये होता है। वाइल जो प्री इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, तो भाई आप लोगों के लिए मेरे प्रॉपर अलग बैचेस होते हैं। जो भी ई कैट का बच्चा होता है जो एनईडी की तैयारी कर रहा है, आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि भाई आपके बैच में आपकी एनईडी की 100% तैयारी होगी। ना सिर्फ तैयारी होगी, बल्कि सारे के सारे एनईडी के पास पेपर्स भी कवर करवाए जाएंगे। आपको अलग से उससे करने की नीड नहीं पड़ती। ऑल्दो मैं अपने बच्चों को अलग से ही प्रोवाइड करता हूं, मगर आपको क्लास के अंदर जितने टॉपिक्स मेरे एस्टीम फैकल्टी आपको पढ़ाती है, वो सारे के सारे एनईडी के पास पेपर्स की बेसिस के ऊपर होते हैं। तभी अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर सबसे अच्छा स्कोर मेरे पास होता है। मोर देन 1200 एडमिशंस आर इन एनईडी इन 2024। 2024 के अंदर 1200 से ज्यादा एडमिशन मेरे पास एनईडी के अंदर थे। एनईडी के राउंड 1 का टॉपर रमीज कामरान मेरे पास था। अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखोगे एनईडी राउंड 1 टॉपर, उसकी पूरी वीडियो आ जाएगी उसकी पॉडकास्ट की। एनईडी राउंड 2 का टॉपर भी 96 मार्क्स का। भाई कोई और इंस्टीट्यूट अगर ये बोलता है ना कि मेरे पास एनईडी का टॉपर मौजूद है, भाई उसके किसी एक राउंड के अंदर टॉप पे नंबर आए होंगे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों राउंड्स के अंदर 95 प्लस मार्क्स स्कोरर थे। एनईडी राउंड 1 के अंदर अहमद रजा के 95 नंबर थे, 93 नंबर थे तक्की सिद्दीकी के, वसीम मुजम्मिल, अरसला, बिस्मा शाहिद, सोहेब अली, अरीबा जावेद, अदीना, मोहम्मद उमर, मनाहिल बतूल, आयशा नुमान, लुबाबा बतूल, अब्दुल वासे, मोहम्मद मास, मशल तिलावत, सैयद मेहदी, हसन अरसलान, उमर हमीद, वसीम मुजम्मिल, वली रजा, तो अलिया फयाज, यमुना मारूफ, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद उमर, फातिमा आसिफ, मोहम्मद उमर, रमीन सिद्दीकी, आयशा फातिमा, मोहम्मद जाहिद, सैयद हम्माद, अब्दुल हसीब। बाय द वे अब्दुल हसीब जो था इसका NTHP स्कॉलर भी है, ये आज IB में बैठा हुआ है। एनईडी का टेस्ट भी इसने दिया था, इसने IB भी दिया था, हबीब भी दिया था। ये माशाल्लाह से ऐसा बच्चा था, इसने बाकायदा PPT बनाई थी, जब इसका IB में भी हो गया, हबीब में भी हो गया, एनईडी में भी हो गया। तो वो जो मैं बात कर रहा था ना कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी फील्ड अच्छी है, तो ऐसे बच्चों से बात करने में मजा आता है। भाई जब आप एडमिशन सिक्योर कर लो, देन आके आप मुझसे बात करो। तो इस बच्चे की मैं बात बताता हूँ आपको, मतलब ये बच्चा इतना सीरियस था अपनी पढ़ाई में, इसने बाकायदा PPT बनाई थी पूरी। अगर ये बच्चा आज मेरी बात सुन रहे है मुस्कुराएगा, इसने बाकायदा PPT बनाई थी। इसने बाकायदा 8 पेजेस की PPT बनाई, वाई हबीब इज बेटर। फिर इसने 8 पेजेस की PPT बनाई, वाई IB इज बेटर। फिर इसने 8 पेजेस की PPT बनाई कि वाई एनईडी इज बेटर। फिर इसने मुझे PPT भेजी कि सर आप बताएं इनमें से मेरी PPT के अंदर कौन सी फील्ड आपको, आप कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने इसको कहा था बेटा IB जाओ, IBCS के अंदर आज बैठा हुआ है और ये 100% स्कॉलरशिप पे बैठा हुआ है, सिंस ही वाज अ NTHP स्कॉलर एज वेल। इसको हबीब से भी 100% स्कॉलरशिप मिली थी, इसको IB से भी मिली थी, और एनईडी के अंदर इसका 91 नंबर थे, 91 नंबर। तो माशाल्लाह से ये बच्चा मेरा IBA के अंदर भी बैठा हुआ है, IBACS के अंदर ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। ही इज आल्सो NTHP स्कॉलर, व्हाट अ वंडरफुल किड ही वाज। खैर अच्छा बेटा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि सर एनईडी की तैयारी कैसे करें।
देखो भाई, अभी आपके पास मोर देन इनफ टाइम मौजूद है प्रिपरेशन करने का। रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास जो बच्चे जो मुझसे कह रहे थे ना कि सर सिर्फ पास्ट पेपर्स की क्या तैयारी करनी चाहिए, तो बेटा मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके पीछे देखो रीजन है। रीजन क्या है कि भाई आपको नहीं पता एनईडी कभी भी अपने पैटर्न को चेंज कर दे इस तरीके से कि भाई अभी तो पास्ट पेपर्स रिपीट हो रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को फायदा भी दिखता है, मगर किसी भी साल ये चीज चेंज हो सकती है। तो खुदारा आपने अपनी तैयारी पूरी करनी, आपके पास अभी मोर देन इनफ टाइम है। आज क्या मौजूद है, आज आपके पास आ रहा है 28 फेब। 28 फेब से लेके आपके पास एनईडी का जो पहला राउंड आ रहा है, ये आ रहा है मई के मिड के अंदर। मई के मिड यानी कि 16 मई से आपका एनईडी का पहला राउंड स्टार्ट होगा। तो फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, आपके पास अभी भी 3 महीने का टाइम देखो अवेलेबल है। अब इन 3 महीने को यूटिलाइज कैसे करना है, उसकी एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करो। उसकी स्ट्रेटेजी खुदारा खुद से मत डिफाइन करो, प्रॉपर काउंसलर्स के पास से डिफाइन करो, प्रॉपर्ली बैच में एनरोल होकर डिफाइन करो, क्योंकि हमें आपसे बेहतर आइडिया किस तरीके से तैयारी करवानी है। रिमेंबर दिस थिंग, बैच का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि भाई जब आपके इंटर के पेपर्स हो रहे होंगे तो हम आपको गैप देंगे, हम आपको उस वक्त आपकी क्लासेस नहीं कंडक्ट करेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास अभी कल से स्टार्ट हो रहा है रमजान, मोस्ट प्रोबेबली कल से रमजान मुबारक स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। तो भाई रमजान का मुबारक महीना स्टार्ट हो रहा है, तो अक्सर बच्चों के जहनों में होता है रमजान में तो सिर्फ पबजी शब्जी खेलनी है, क्रिकेट श्रिकेट खेलना है, तो भाई खुदारा ऐसी कोई फनकारी नहीं करनी। देखो ये छोटा सा टाइम है, अगर तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लोगे तो बेटा इस बिल्डिंग में बैठे भी होगे, अदरवाइज किसी सड़क के किनारे बैठे भी होगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है रमजानों में बैठ के क्रिकेट खेलनी है या सोने में टाइम गुजारना है, तो भाई ऐसा नहीं करना। रमजानों के अंदर हमारी स्पेशल क्लासेस होंगी, रमजानों के अंदर हम मेजॉरिटी अपने बच्चों को ग्रिल करेंगे, रमजानों के अंदर मेजॉरिटी अपने बच्चों की क्लासेस लगाएंगे। इनफैक्ट वो बच्चे जो बैच में मौजूद हैं उनको रमजानों का स्केड्यूल भी आज शाम तक मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अगर कल रमजान का रोजा होगा तो ऑब्वियसली आज पहली तरावी हो रही होगी इंशाल्लाह ताला। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई आपका जो ये टाइम है बहुत कीमती टाइम है। वो बच्चे जो मुझसे कह रहे थे कि सर टाइम कम है, सिर्फ पास्ट पेपर्स कर लेते हैं, बेटा आप ज्यादती कर रहे हो अपने साथ। पास्ट पेपर्स के ऊपर कभी भी आप 90+ का स्कोर नहीं कर सकते। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, ये जो बच्चा हमारा है रमीज कामरान, इसकी पॉडकास्ट मैंने इसके साथ करी थी। तो भाई जो मेरे स्पेशल बच्चे होते हैं उनको मैं स्पेशली इनवाइट करता हूं अपने स्टूडियो के ऊपर, उनको मैं इनवाइट करता हूं अपने ऑफिस के अंदर, एंड देन दे ऑलवेज कम एंड वी हैव अ पॉडकास्ट, वी हैव अ चिट चैट। तो मैंने इस बच्चे की पॉडकास्ट को अपलोड भी करा था। आप इस बच्चे की पॉडकास्ट सुनो सिर्फ, भाई इसमें एक चीज उसने कैटेगोरिकल वे में बताई है, सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करने से आपकी तैयारी नहीं हो सकती है, आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, साथ साथ पास्ट पेपर्स को कवर करना है, साथ साथ पास्ट पेपर्स को आपने मूव ऑन करना है। तो भाई सिर्फ कभी भी आप पास्ट पेपर्स को कवर करके अपने अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते। तो ये चीज जहन में रखें कि आपने अपनी तैयारी हमेशा पूरी करनी है, उसके बाद पास्ट पेपर्स के ऊपर जाना है। तो भाई ये जो रमजान मुबारक का महीना है, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि भाई आप लोगों का मेजॉरिटी इंटर का सिलेबस तो अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच चुका है, जो टॉपिक्स आपके नहीं पहुंचे एटलीस्ट आप पहले उनको कवर करो। और देखो एप्टीट्यूड की तैयारी अभी करने का फायदा क्या है, एप्टीट्यूड की सबसे खास बात क्या है कि भाई मेरा जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और जो हुआ है उसके अंदर हम पहले सेकंड ईयर ही कवर आपको करवा रहे हैं। तो भाई सेकंड ईयर हम आपको एप्टीट्यूड के अंदर भी पहले सेकंड ईयर के कंटेंट पढ़ाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि वो तमाम बच्चे जो भी सेकंड ईयर के पेपर में अपेयर होने वाले हैं, भाई उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है कि आपकी इंटर के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हुए हुए थे वो आपके कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करवा रहे हैं एप्टीट्यूड के अंदर। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव मैं भी आजकल पढ़ा रहा था, डेरिवेटिव, तो भाई डेरिवेटिव अगर मैं आपको आज एप्टीट्यूड लेवल पे पढ़ा रहा हूं तो इंटर के डेरिवेटिव तो आपके लिए हलवा बन जाएंगे। इंटर के डेरिवेटिव की जो ट्रिक्स आपको इतनी मजे की समझ में आएंगी, तो इंटर के एमसीक्यूज तो आपके वैसे सारे के सारे क्लियर हो गए। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई अभी अगर आप अपने एप्टीट्यूड को टाइम दोगे साथ साथ, तो ऑब्वियसली आपको उसका फायदा अल्टीमेटली इंटरमीडिएट के अंदर भी होगा। इस चीज को जहन में रखें। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो आपके अप्रैल के अंदर जाके पेपर एंड होंगे, अप्रैल के बाद आपके पास तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। और अगर आप एनईडी का राउंड 1 नहीं देते, आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो कि आप अपने मैक्सिमम चांसेस को गवा रहे हो एडमिशन हासिल करने के। तो आपने दोनों राउंड्स को देना है, रिमेंबर दिस थिंग, आपने दोनों राउंड्स को देना है। और अगर आप एनईडी के अंदर सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करते हो, स्पॉन्सर पे भी अप्लाई करते हो, अब ये क्या होता है अगेन डिटेल वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने समझाया हुआ है कि सेल्फ फाइनेंस के अंदर पैसे ज्यादा लगते हैं मगर थोड़ी कम परसेंटेज पे भी एडमिशन हो जाता है, मगर वहां पे भी मेरिट अब बनता है। भाई सेल्फ फाइनेंस के 8 लाख रुपए आज के जमाने में हर माँ बाप के पास है। भाई माँ बाप बेचारे मजबूर होते हैं, अगर कोई माँ बाप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो वो इस बात को एग्री करेंगे, जब बच्चे की बेचारे की सूरत उनके सामने आती है वो तो अपने पैसे लगाने को तैयार हो जाते हैं। आज के जमाने में कितने ही माँ बापों के पास 8 लाख 7.5 लाख रुपए मौजूद हैं जो सेल्फ फाइनेंस के
फीस भर सकते हैं तो सिर्फ आपके माँ बाप नहीं भर सकते, बाकियों की भी भर सकते हैं, तो वहां पे भी फिर मेरिट इंक्रीज हो रहा होता है। तो याद रखिएगा, इनफैक्ट अगर आप मेरी लास्ट ईयर की वीडियो जाके देखो, एनईडी की जो मैंने उसकी जो मेरिट लिस्टों के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप वहां पे जाके लिटरली देखोगे कि भाई बच्चे का 90 का मेरिट स्कोर है, 90 का, और उस बच्चे ने सेल्फ फाइनेंस भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई उस बच्चे को अनसर्टेनिटी है, इस मुल्क में अनसर्टेनिटी है, किसी को कुछ नहीं पता कब क्या होगा। अरे मुल्क के वजीर आजम को नहीं पता माशाल्लाह से कि अगले दिन उसने वजीर आजम रहना नहीं रहना। खैर मुझे वीगो उठा लेगी वो अलग मिसाल है, मगर बताने का मकसद ये है कि भाई 90 मेरिट वाला भी सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल करके बैठा होता है। तो आप ये देखो कि भाई पैसा तो हर एक के पास पड़ा हुआ है, पैसा तो लोग फेंकने को तैयार बैठे हुए हैं, तो भाई टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसमें आपका फायदा है। क्योंकि एनईडी के अंदर याद रखिएगा 50% आपका टेस्ट काउंट होगा, 50% आपका इंटर या ए लेवल्स काउंट होगा। वो तमाम बच्चे इनका ए लेवल्स नहीं आया हुआ, ओ लेवल्स काउंट होकर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। 50% आपका टेस्ट है, 50% आपका इंटरमीडिएट है, तो भाई 50% आपका टेस्ट काउंट होगा। अगर एक बच्चा इंटर में तो 84% लेकर आ जाए, मगर टेस्ट के अंदर 60s में नंबर लेकर आएगा, उसका अच्छी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं हो सकता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक बच्चा अगर इंटर के अंदर 85% लेकर आ जाए छाप के, अगर टेस्ट के अंदर अगर वो 50s में नंबर लेकर आ रहा है, तो बेटा एनईडी फिर एडमिशन नहीं देगा उसको, याद रखिएगा। तो टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसी के अंदर एडमिशन होगा। जिसके टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे वही सिकंदर है, अदरवाइज दूसरा बंदर है। ये चीज जहन में रखो बेटा। रमजानुल मुबारक के अंदर अपनी एक शेड्यूल को डिजाइन करो, कोशिश करो कि सुबह सहरी के बाद का जो टाइम है, उस सहरी के बाद के टाइम कोई क्लासेस को लो बैठ के। आपकी सुबह के अंदर इंशाअल्लाह सर बिलाल से क्लासेस लेंगे फिजिक्स की, सहरी के बाद के टाइम को यूटिलाइज करो। फिर आपने कॉलेज जाना है, उस कॉलेज जाओ, बिल्कुल जाओ अगर आपको कॉलेज जाना है, अदरवाइज अगर आप रेस्ट करते हो आप रेस्ट करो। देन जोहर से पहले उठो, जोहर से पहले उठ के अपनी तलावत करो, एंड देन फिर जो भी आपके रूटीन है उसको फॉलो करो। कोचिंग जाना चाहते हो कोचिंग जाओ, कोचिंग से वापस आके घर में काम हाथ बटाना चाहते हो बिल्कुल हाथ बटाओ भाई। लड़के इंतहाई नालायक होते हैं, घरों पे हाथ नहीं बढ़ाते, भी लाजमी तौर पे बटाओ। मैं तो लाजमी तौर पे रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि भाई जिंदगी के अंदर जो है ना बेटा, हर जगह अम्मी और पापा नहीं जाते। कल को कहीं बाहर जाओगे मास्टर्स करने के लिए, तो आप जैसे लड़के होते हैं फिर ये बैठ के जो है ना समझ में नहीं आ रहा होता खाने कैसे बनाने हैं, तो ये वाला काम एक करो, सही है। उसके बाद फिर या साथ में बैठ के पढ़ो। आप कोचिंग से वापस आते हो, थोड़ी देर रेस्ट करते हो, बैठ के पढ़ो। फिर अगर आप मगरिब के बाद आपको नॉर्मली लोगों को नींद आती है तो आप थोड़ी देर सोना चाहते हो, सो बैठ के। मगर तरावी अगर आप पढ़ते हो तो तरावी के बाद से दोबारा पढ़ने बैठो। याद रखिएगा अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाओ। देखो रमज़ान का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि आपने सिर्फ वहाँ पे तफरियाँ करनी है। रमज़ान का मकसद ये नहीं होता कि आपने मसाजिद की जो आखिरी सफ़ होती है उसमें बैठ के आपने गुल गपाड़ा करना है। रमज़ान का मकसद कतई तौर पे खाने पीने एंजॉय नहीं करना होता। रमज़ान का बेसिक मकसद ही ये होता है कि आपको एक टाइम की पाबंदी का एहसास हो सके। रमज़ान का असल मकसद क्या है कि टाइम की पाबंदी आपको मिले। अगर आप वो टाइम की पाबंदी अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आ रहे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा इस दुनिया के अंदर। तो भाई आपका इंटर के पेपर्स अप्रैल के अंदर हैं, तो अभी कोशिश करो कि देखो एनईडी के अंदर सेकंड ईयर की बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा, तो इंटर के अंदर आपकी जितनी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज थी आपको उसे मेंटेन रखना है। और आपने कोशिश ये करनी है कि एप्टीट्यूड पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। आपके पास अभी मेजरली टाइम है एप्टीट्यूड पे फोकस करने का। रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का जो टाइम टेबल है इसके अंदर हम लोगों ने रोज़ क्लासेस को लगाएंगे, और आपकी सहरी के बाद भी क्लासेस होंगी। हम आपको दोपहर में क्लासेस नहीं लगाएंगे, दोपहर में नॉर्मली बच्चे कोचिंग जाते हैं, या सुबह के टाइम के अंदर 7:30 बजे तक आप लोग कॉलेज जा रहे होते हैं। तो सहरी के बाद आपकी क्लासेस होंगी, और फिर तरावियों के बाद आपकी क्लासेस होंगी। इसके अलावा सैटरडे संडे हम आपका एंगेज करेंगे। तो मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच स्पेसिफिकली एनईडी के लिए होगा, आईबीए के लिए होगा, नस्ट के नेट 3 नेट 4 के लिए होगा, इसके अलावा यूईटी के लिए, मेरान के लिए होगा। तो वो तमाम बच्चे जो भी एनईडी की तैयारी कर रहे हैं आप इस बैच में लाजमी तौर पर एनरोल हो सकते हैं। भाई देखो एक टाइम टेबल होता है बच्चा खुद बनाता है, एक टाइम टेबल होता है हम लोग बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है एज अ टीचर एज अ काउंसलर जब हम टाइम टेबल डिजाइन करते हैं तो ऑब्वियसली बेहतर टाइम टेबल डिजाइन करके आपको देते हैं कि भाई किस तरीके से आपने चीजों को फॉलो करना है। अगेन रमजान का मकसद सोना नहीं होता बेटा, रमजान के अंदर भी आपको काम करना है, सही है। रमजान में भी आपको बैठ के मेहनत करनी है। ये कितने महीने रहते हैं यार, ये आपके पास मुश्किल से आज फरवरी में आप खड़े हो, फरवरी भी एंड हो गया, 28 फरवरी है, लीप ईयर होता है भैया, 28 फरवरी है, क्या होगा, मार्च है, कल से मार्च स्टार्ट हो गया आपके पास। कल से जब मार्च स्टार्ट हो गया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर आप अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठे होगे। ये मुश्किल से 6 महीने हैं, 6 महीने भी नहीं है। इन 5 महीनों के अंदर आपकी तकदीर का फैसला हो जाएगा। या तो आप बेटा कल को किसी ढंग की जगह पे जाओगे, नहीं तो किसी बेकार जगह पे जाओगे। तो बेहतर है कि इन 5 महीनों में बैठ के स्नैपचैट के पीछे छोड़ दो, बैठ के किसी फजूल किस्म की फिल्में देखना छोड़ दो, बैठ के दोस्तियाँ यारियाँ सब छोड़ दो। मैं तो बेटा अक्सर बच्चों को रियलिटी चेक देता हूँ। मेरा बेसिक रियलिटी चेक ये होता है कि जहन में रखिएगा
आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ को जहन में रखें कि भाई अगर आपके ये जो दोस्त हैं, ये दोस्त कोई आपकी सपोर्ट करने को कल को नहीं आएगा। आप जब कल को हारोगे ना बेटा, तो ये जो खानदान वाले होंगे जिनके साथ आप बैठ गए हंसी मजाक कर रहे हो, जिनकी अफ्तार पार्टियों पे आप जा रहे हो, तो बेटा यही दोस्त और यही खानदान वाले आपका मजाक उड़ाएंगे। क्या ये तो एनईटी का टेस्ट क्लियर नहीं कर सका, इंटर में 84% लेकर आ गया, एनईटी का टेस्ट क्लियर नहीं कर सका, कहता ना नालायक बच्चा है। और अगर कल को आप कामयाब हो जाओगे ना, तो भाई यही लोग आके क्लैपिंग करेंगे। So remember this thing, whenever you lost, whenever you got some sort of a failure, so no one is there for you, no one is there for you, but whenever you achieve something, तो always there is always the people who are clapping। जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे वो आपकी क्लैपिंग कर रहे होते हैं। इसके ऊपर बड़ा मशहूर एक कोटेशन है, मुझे बड़ी पसंद है वो, कि defeat is an orphan, defeat is orphan but victory has many fathers। शिकस्त यतीम होती है मगर जीत के कई बाप निकल कर आ जाते हैं, जीत के कई बाप बन जाते हैं। हाय मेरा बच्चा, ये तो मेरा ही बच्चा है, मैं तो कहता था ना कितना अच्छी तैयारी करता है। वही फुप्पो, वो आंटी, वही फुप्पो जो आपका पहले मजाक उड़ा रही थी, जब आप कल कोई जीत कर आते हो ना, तो वही कहती है हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा सोना पुत्र, मैं तो कहती थी कितना ये अच्छा पढ़ता है बच्चा, ये तो बस बहक गया था जरा सा। तो भाई याद रखिएगा, खानदान वाले किसी का कुछ नहीं करते। तो अगर आप खानदान वालों के पीछे बैठे हुए हो कि भाई खानदान की अफ्तार पार्टियां करनी है, वो करनी है, तो भाई जब तक आप अपनी बैचलर्स लाइफ नहीं के अंदर नहीं पहुंच जाते, तो ये खानदान वाले को इंपॉर्टेंट नहीं रखते। और को भी मशवरा ये देता हूँ कि भाई आपने जब आप पढ़ाई की उम्र के अंदर हो, भाई आपने नहीं जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फोकस करना है। आपकी ये कुछ ड्रीम्स होनी चाहिए, उन ड्रीम्स को आपने अचीव करना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ कोशिश होनी चाहिए, उस कोशिशों के लिए आपने जान मारनी है। रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी आपकी मदद करने को नहीं आएगा। ये माँ बाप भी कब तक सपोर्ट करेंगे यार? हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, हो सकता है कल को शायद पहले मैंने जाना है, फिर आपने जाना है, या फिर आपने पहले जाना है, फिर मैंने जाना है, तो माँ बाप ने भी एक दिन जाना है। तो ये माँ बाप कितना आपको सपोर्ट कर लेंगे? आपको खुद से जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा बेटा। वो जिंदगी चली गई कि जब आप स्कूल लाइफ में होते थे, स्कूल लाइफ बहुत मजे की होती थी। याद रखिएगा, जो आगे की लाइफ है वो बहुत हार्श है। इट इज़ अ वेरी क्रूअल लाइफ। यहाँ पे रोना भी पड़ता है, यहाँ पे लोग, कोई सगा नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता बेटा। तो भाई वो उस लाइफ में जाने के लिए आपको स्ट्रगल करनी है। जितनी अच्छी चार्मिंग लाइफ आपको दूर से दिखती है ना कॉर्पोरेट सेक्टर की, उतनी भयानक लाइफ है। मगर अगेन वो लोगों के लिए नेमत होती है, क्योंकि वहां पे आप आज़ाद होते हो। तो अभी आप आज़ाद नहीं हो। अभी आपको ये नहीं पता कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो उसकी फीसेस को अफोर्ड करना है। फिर जॉब मिलने के लिए 10 मसले मसाइल हैं, जॉब मिलने के लिए अलग किस्म की पंगेबाजियां हैं, जॉब इंटरव्यूज हैं, देन उसकी एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं जॉब के लिए भी। तो बहुत सारी चीजें हैं। मगर अभी आपकी स्टेज क्या है? अभी आपकी स्टेज है पढ़ाई करने की। तो भाई ये जो आपका टाइम है, इसमें पूरी जान मार दो। आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उसका शेड्यूल बनाओ कि भाई देखो, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आपके पास मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो भाई ये 3 सब्जेक्ट्स आपके सेकंड ईयर के अंदर भी मौजूद हैं। तो भाई हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि भाई जो बच्चा हमारे पास एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आ रहा है, तो भाई पहले हम उसको फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर सेकंड ईयर का पोर्शन ही पढ़ाएं, ताकि ये बच्चा जब अभी इंटर के एग्जाम्स दे तो उसके अंदर उसको 100% फायदा हो जाए। जब ये बच्चा अपने इंटर के एग्जाम्स दे तो उसको 100% अपने इंटर के एग्जाम्स के अंदर भी इसका फायदा हो। क्योंकि याद रखिएगा, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल्स। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर प्रेशर। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। तो भाई एप्टीट्यूड में इन तमाम चीजों को हमने साथ साथ लेके चलना है। तो याद रखिएगा कि जब आप एप्टीट्यूड के अंदर मैथ्स को पढ़ते हो, फिजिक्स को पढ़ते हो, केमिस्ट्री को पढ़ते हो या कंप्यूटर को पढ़ते हो, तो उसका अल्टीमेट फायदा आपको आपके सेकंड ईयर के अंदर भी मिलेगा। क्योंकि एप्टीट्यूड आपके सेकंड ईयर से एक एडवांस फॉर्म है। यहाँ पे ट्रिक्स होती हैं, यहाँ पे चीजों को सॉल्व करने की लॉजिक्स होती हैं। वो लॉजिक जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट से डायरेक्ट होती हैं, तो आपको उसके अंदर बड़ा फायदा होगा। तो खुदारा कोशिश करो कि अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं, ये तैयारी करने वाली चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी करोगे तो किसी मुकाम पर जाओगे, तैयारी करोगे तो बेटा सिकंदर हो, अदरवाइज समझ जाओ आगे क्या होता है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी जो मैंने बातें करी ये आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 7 ईयर्स से एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन है मेरे पास, क्योंकि एनईडी के अंदर बेतहाशा मेरे बच्चे होते हैं। एनईडी के आप किसी भी कॉरिडोर के अंदर जाओगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरा कोई ना कोई शागिर्द मिलेगा, इतनी मैं आपको गारंटी जरूर देता हूँ। इसके अलावा एनईडी बेतहाशा खुद भी इनवाइट करता रहा है मुझे काफ़ी अर्से। तो ये मेरी एक बेसिक से चीज़ होती है। तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह देखो मैं मजीद पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगा। मैंने एनईडी के वैसे 2005 से लेके 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 तक के पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। इसके अलावा 2020, 21, 22, 23, 24 के पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। इसके अलावा मैंने एनईडी की मैराथन भी डाली हुई है। मेरे 3 साल के पेपर रहते थे यार, मैं लास्ट रमजानों में सॉल्व करवा रहा था। इनफैक्ट मैं एनईडी के पेपर्स लास्ट रमजानों में सॉल्व करवा रहा था, और लास्ट रमजान के अंदर ही एनईडी की अनाउंसमेंट आई थी टेस्ट की, कि मई में टेस्ट होगा। मुझे याद है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पढ़ा रहा होता हूँ, तो मुझे याद है दूसरा तीसरा रोजा था, और ये पहला रोजा था कि एनईडी की अनाउंसमेंट आई थी
कि इस दफा एनईडी का जो राउंड 1 होगा वो मई में होगा। तो अभी देखो कल से रमजान मुबारक स्टार्ट है, तो एनईडी की बस अनाउंसमेंट आने वाली है कि आपकी फॉर्म फिल करने की एंड सो ऑन। तो इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो भी मैं डिजाइन करूंगा इंशाल्लाह ताला। और मेरे जो 3 साल के पेपर रहते हैं 2017, 18, 19 के पेपर रहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको रमजानों में देखो सॉल्व करवा दूंगा। भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी पोजीशन आए, अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर लास्ट ईयर मोर देन 50-90 प्लस मार्क्स स्कोरर थे मेरे बैच के, मोर देन 50। अब आप सोचो कितने 80 वाले होंगे, मैंने 80 वालों को तो जिक्र ही नहीं करता ना। 80 वाले कितने 100 के करीब बच्चे होंगे 80 वाले, जिसका 81, 82, 83 नंबर थे। 50 से ज्यादा बच्चे 90 मार्क्स वाले थे। आप किसी भी एकेडमी का ये स्कोर दिखा दो, इसके बाद 90 वाले इतने ज्यादा थे। किसी का भी एकेडमी का स्कोर जाके चेक कर लीजिएगा, उनके पास जो है ना 5-6 90 वाले होंगे। 90 वाले मोर देन 50 किसी के पास नहीं होंगे। मेरे फेसबुक पेज पे जाइएगा, मोर देन 50-90 प्लस मार्क्स स्कोरर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो भाई बैचेस का देखो फायदा क्या होता है। हमारे पास जो बैच हो रहा है, जो अभी न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, और एक बैच अभी लाइव क्लासेस का स्टार्ट हुआ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं। इन लाइव क्लासेस में आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। आपकी एक एक चीज लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाई जाती है। यानी कि भाई इस बैच का सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है कि आपको पूरा का पूरा कोर्स लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस में कोर्स पढ़ाती है। और याद रखिएगा मेजॉरिटी फैकल्टी वही होती है कि अगर आप किसी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में जा रहे हो ना, 70,000 रुपए देके, 60,000 रुपए देके, कि भाई अगर एनईडी की तैयारी करनी है तो 50,000 रुपए फीस है जहां पे, और एनईडी और नस की तैयारी करनी है 60,000 रुपए फीस है, तो ऐसी कोई फनकारी नहीं होती। भाई आप पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी मेरे बैच में कवर कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट के अंदर वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो आपको मेरे पास मिलेंगी। उनसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी मेरे पास। आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो बिजनेस मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो आईबी की या लम्स की, चाहे वो क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, चाहे वो एनालिटिकल रीजनिंग हो, चाहे वो आईक्यू हो। आपको हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल लाइव क्लासेस मिलती हैं। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो भी लाइव क्लास होती है बेटा उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। दूसरे नंबर के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, मगर हम कंप्लीट कोर्स लाइव क्लासेस में कवर करवाते हैं, मगर जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ये जो लाइव क्लासेस होती हैं बेटा जूम के ऊपर कन्वर्ट की जाती हैं और फिर हमारे पोर्टल्स के ऊपर इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखो, एनईडी का टेस्ट देने के लिए या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को देने के लिए सबसे खास बात क्या होती है, टेस्ट देना। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि आप जो भी पर्टिकुलर चीज पढ़ते हो उसका प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होता है, और ये टेस्ट आपको वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में वापस इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि इनका सॉल्यूशन वीडियो की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है कि भाई इस टेस्ट में क्या क्वेश्चन आए थे, इनको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, किस पैटर्न के ऊपर ये सॉल्व होंगे। यानी कि एनईडी का ना सिर्फ प्रॉपर्ली आपके प्रॉपर्ली पास पेपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, बल्कि साथ में उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा आपके स्पेसिफिकली डाउट सेशंस कंडक्ट होते हैं, जिन डाउट सेशंस के अंदर आपको एक एक चीज, आपको एक एक क्वेरी समझाई जाती है। ये लाइव क्लासेस के अलावा है कि भाई अगर आपको किसी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करते प्रॉब्लम आती है, किसी पास पेपर में प्रॉब्लम आती है, तो डाउट सेशंस के अंदर आपकी वो चीज भी कवर करवाई जाती है। रिमेंबर दिस थिंग। तो ये तमाम की तमाम चीजें हम अपने बच्चों को ऑफर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई बैजेस की सबसे खास बात क्या है कि लाइव क्लासेस में मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर आपके बैजेस की ड्यूरेशन क्या है। भाई जब तक आपके यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर करवाया जाता रहेगा। एक दफा आपका कोर्स एनईडी राउंड 1 से पहले कवर होगा, फिर राउंड 2 से पहले होगा, फिर जीआईकेआई के टेस्ट से पहले, फिर फास्ट के टेस्ट से पहले, फिर दाऊद के टेस्ट से पहले। जब तक आपके यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका बैच चल रहा होगा, आपके पास कोर्स का एक्सेस होगा, आप मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज कर सकते हो। नॉर्मली जो मेरे बैचेस होते हैं ये आपके पास अगस्त सितंबर तक वाइंड अप हो रहे होते हैं, तो भाई आपका मल्टीपल टाइम इसमें कोर्स कवर होगा। इसके बाद भी अगर मेरा कोई बैच स्टार्ट होगा, इन बच्चों को एक खसूसी फायदा होता है कि भाई ये बच्चे पर्टिकुलरली उस बैच के साथ भी हिस्सा बन सकते हैं, उस बैच की क्लासेस को भी ले सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर पास्ट पेपर सारे के सारे आपको क्लासेस में कवर अप करवाए जाते हैं। एक एक चीज हम आपको पढ़ाते हैं, पास्ट पेपर तमाम के तमाम कवर अप करवाते हैं। इनफैक्ट एनईडी के तो पास्ट पेपर मुझसे ज्यादा किसी ने सॉल्व नहीं करवाएंगे पूरे पाकिस्तान में। एनईडी का 2005 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया, फिर 6 का करवाया, फिर 7 का करवाया, फिर 8 का करवाया, फिर 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, फिर 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, सारे यूट्यूब पे मैंने डाले, आप चेक कर सकते हो। 2017, 18, 19 के मेरे एनईडी के पेपर रहते हैं, इंशाल्लाह ताला वो इस रमजानों में करवाऊंगा। मैंने पिछले रमजानों के अंदर बाकी सारे करवा दिए थे। ये 3 पेपर मेरे रहते हैं 17, 18, 19। इनफैक्ट एनईडी की जो लास्ट ईयर की अनाउंसमेंट आई थी वो लास्ट रमजानों में आई थी, मुझे आज भी याद है। पहला रोजा था, दूसरा रोजा था, और एनईडी ने बम गिरा दिया था कि एनईडी का राउंड नंबर 1 का जो टेस्ट होगा वो होगा मई के अंदर।
कोई भी इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सका था, और उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से पहली पोजीशन आई थी राउंड नंबर 1 के अंदर रमीज कामरान की। तो डेट्स द रीजन जो मैं बार बार अपने बच्चों को बताता हूँ ना कि भाई क्या फायदा है, क्या रीजन है कि मैं रमीज कामरान का बार बार जिक्र करता हूँ। रमीज कामरान का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई रमीज कामरान वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने रमजानों के अंदर एनईडी के टेस्ट की डेट अनाउंस हुई थी, और 1 महीने के बाद एनईडी का टेस्ट, और इस बच्चे ने माशाल्लाह से वहां पे पोजीशन ली थी, फर्स्ट आपके पास पोजीशन दी थी, बच्चे 96 नंबर स्कोर किए थे। भाई दूसरे राउंड में तो और इंस्टीट्यूट में भी ने भी कर लिए थे, मगर असल चीज थी कि भाई इतने कम अरसे के अंदर बच्चे को तैयार किया था, इतने कम अरसे में बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो इंशाअल्लाह ताला देखें इस दफा भी रमजानों के अंदर ही एनईडी की मोस्ट प्रोबेबली आपके पास शेड्यूल अनाउंस होगा, तो वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है वो भी डिस्कस करूंगा। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।